अस्सलामुअलैकुम, मैं नबील अहमद और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ कोर्स फार्माकोलॉजी लैब 6112। मेरे असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक यानी आईवीडी एंटीबायोटिक डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि इन विट्रो एंटीबायोटिक डेवलपमेंट किस तरह होती है। कंटेंट ऑफ स्टडी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि डेवलपमेंट बैकग्राउंड क्या होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक डेवलपमेंट देखेंगे और प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक डेवलपमेंट देखेंगे और क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट में। तो ये चार हमारे कंसर्न होंगे। डेवलपमेंट की बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आईवीडी यानी इन विट्रो डायग्नोस्टिक जो है वो है डायग्नोस्टिक एंड डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिजीज़ इन विट्रो बाय डायग्नोस्टिक रिएजेंट यूजिंग सैंपल्स सच एस ह्यूमन टिश्यू एंड सेल्स, यानी इंसानी सेल और टिश्यू को लेके उसमें से फिर हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करें, तो ये आईवीडी का काम है। इसके जो ख़ास करैक्टरिस्टिक हैं एंटीजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इंटरेक्शन। तो एंटीजन और एंटीबायोटिक जो इंटरेक्शन है इसके अंदर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी जो एंटीजन है उसी का ही बॉडी बनेगा। इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा हो गई, एंटीजन ज़्यादा हो गया तो एंटीबायोटिक भी ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रोपोर्शनलिटी होती है, अगर दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे या कम होंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक डेवलपमेंट की, कि एंटीबायोटिक का मेन प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट होने का। तो सबसे पहले जो है एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है माइस के अंदर, और वो माइस जो है एक एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल बना देगा, यानी उस सेल के अंदर अब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये सेल हो गया जो नॉर्मल सेल है। इसके अलावा एक ट्यूमर सेल को इसके साथ हम फ्यूज़ करवा देते हैं, तो ये फ्यूजन के बाद ये बन जाता है हाइब्रिडोमा सेल। और हाइब्रिडोमा सेल जो है वो ट्यूमर सेल भी है और एक नॉर्मल सेल भी है जो कि एंटीबायोटिक अब बनाना शुरू कर दिया उसने एंटीबॉडी। अच्छा, अब करते क्या हैं कि इस हाइब्रिडोमा सेल जो है इसको हम प्रोडक्शन करवा देते हैं, इनकी मीडिया में डाल देते हैं और इसके बाद इसकी प्रोडक्शन होती रहती है और ये सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं नंबर में। जब ये सेल इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इसमें से हम एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उन्हीं बातों को जो है 5 स्टेप में बयान किया गया है कि पहले सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे इम्यूनोजन इम्यूनाइज्ड माइस के अंदर। उसके बाद जब उसके अंदर बीटा सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा तो उसको मायोलोमा यानी ट्यूमर सेल के साथ फ्यूज़ करके हाइब्रिडोमा बना देंगे। उसके बाद इस हाइब्रिडोमा का जो है सेल कल्चर कराएंगे, और ये जो सेल कल्चर होगा ये सिलेक्टिव कल्चर होगा, यानी इसके अंदर सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल ही कल्चर हो पाएगा, बीटा सेल भी नहीं होगा और मायोलोमा सेल भी नहीं होगा। कल्चर होने के बाद जो है हम इसके स्क्रीनिंग करेंगे और क्लोनिंग करेंगे, यानी पॉजिटिव क्लोन को ले लेंगे। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं अलग जो सेल बनेंगे उनको हम हटा देंगे। इसके बाद इन विट्रो और इन वीवो यानी दोनों तरह से कल्चर से हम लोग एंटीबायोटिक निकाल लेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली PDL1 यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ लाइगेंड 1 जो एंटीबॉडी है इसकी बात की गई है, और ये जो है एक एबनॉर्मल हाई एक्सप्रेशन फैक्टर है जो कि आमतौर पर ट्यूमर इन्वायरमेंट में परवान चढ़ता है। तो हमने किया क्या कि एक रिकॉम्बिनेंट PDL1 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रोटीन जो है माइस के अंदर जिसकी उम्र हो 6 to 8 वीक उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब इसको इंजेक्ट कर देंगे तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये एंटीबॉडी बनाना शुरू हो गए, तो हम करते हैं कि माइस के अंदर से स्प्लीन को निकाल देंगे हैं एंटीसेप्टिक कंडीशन में, और उसमें से बीटा सेल को निकाल लेंगे जो कि अभी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के ज़रिए हम इसको मायोलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करवा देंगे, तो ये बन जाएगा हाइब्रिडोमा सेल। और इस हाइब्रिडोमा सेल को अब हम सेल कल्चर के लिए डाल दें। यहाँ पे एक बात गौर तलब है वो ये कि सेल कल्चर के दौरान जो है बीटा सेल जो है वो कल्चर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल जो होता है वो इन वीवो कंडीशन में कल्चर होता है, इन विट्रो नहीं होगा। और मायोलोमा सेल है वो क्योंकि HAT जो है जिसको हम कहते हैं हाइपोजाइटीन ग्वानिन राइबोसोमल ट्रांसफरेज की
कमी की वजह से, लेक ऑफ HTA की वजह से माइलोमा सेल भी इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो हमारे पास सिर्फ सेल कल्चर जो होगा वो हाइब्रिडोमा सेल का होगा। इन हाइब्रिडोमा सेल को जो है वो स्क्रीन किया जाएगा और क्लोन किया जाएगा, तो ये एक मास प्रोडक्शन हो जाएगी इन हाइब्रिडोमा सेल की। जब हाइब्रिडोमा सेल की मास प्रोडक्शन हो जाएगी, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए कल्चर फ्लास्क में से निकाला जाएगा। उसके जो बाकी रेसिडेंट होंगे वो उसको हटा दिए जाएंगे और एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट कर ली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जाएगी इन विट्रो तरीके से। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो इस प्रोसेस में फ़ेस करनी पड़ती है। यहाँ पे 3 इस तरह की बातें हैं जिसको डिफ़िकल्टी माना जाता है एंटीबॉडी डेवलपमेंट के दौरान। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, यानी कॉस्ट ज़्यादा होती है इस प्रोसेस की, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का ये पूरा सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है। इसके अलावा इसके अंदर लेस पॉजिटिव क्लोन होते हैं, इजी टू लूज़, यानी जो पॉजिटिव क्लोन हमारे पास बनते हैं वो ज़ाया भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसको बहुत डेडिकेट प्रोसेस है, इसको एहतियात से करना पड़ता है। और डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन हाई एफिनिटी एंटीबॉडी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंटीबॉडी होती है वो हमारे पास बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसके ये 3 नुकसान है या ड्रॉबैक है या डिफ़िकल्टी आप कह सकते हैं कि एक तो प्रोसेस लंबा है, फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, फिर जो डिज़ायर क्लोन है वो भी कम होते हैं और उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, और फिर एफिनिटी जो हाई एफिनिटी एंटीबॉडी होती है उसको ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। यहाँ तक हमने अपना असाइनमेंट कवर कर लिया है, जो कि टॉपिक था इन विट्रो डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी डेवलपमेंट, और यहाँ पे ख़त्म। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।